अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं आज। पहला हम बात करेंगे कि इजराइल की तरफ से एक नीम ऑफिशियल रिएक्शन आया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला को लेकर और मिडल ईस्ट में पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर और रसूख को लेकर। और इसराइल का ये पहला रिएक्शन है क्या, और इजरायली एनालिस्ट इसके बारे में क्या समझ रहे हैं, इसे वो अपने लिए खतरा समझ रहे हैं। और उन्होंने यहाँ सऊदी अरब को एक ताकीद भी की है पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो ताकीद या वो रिएक्शन उनका है क्या। दूसरा हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल जी डी बख्शी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक अहम चीज क्लेम की है। समझ लें कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के उन एयरक्राफ्ट के बारे में बता दिया है जिसका अभी तक किसी को पता ही नहीं था। पहला हम बात करें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली स्ट्रेटेजिक डील के बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर बहस हो रही है, मींस डिस्कस इसे किया जा रहा है। और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से तो यहां तक इसे कंफर्म कर दिया गया है कि बेसिकली सऊदी अरब को पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा। मींस कि अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब या पाकिस्तान की इंटेग्रिटी खतरे में आएगी तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी यूज कर सकता है, बट ये एक लास्ट ऑप्शन होगा जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की आखिरी स्टेज में किया जाता है। और इस चीज को टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी रिपोर्ट किया है। अब इसराइल की तरफ से ना किसी इसराइली मिनिस्टर ने, ना इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने और ना ही इसराइल के मिलिट्री ऑफिशियल ने इस पर्टिकुलर डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर कोई रिएक्शन दिया है। वो रिएक्शन दिलवा रहे हैं अपने सरकारी या नीम सरकारी जर्नलिस्ट के थ्रू जो हुकूमत के ज्यादा करीब समझे जाते हैं। उनमें से कुछ जर्नलिस्ट ने बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बातें की हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल में इजरायली एनालिस्ट ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन करना और वक्त के साथ साथ कतर और दूसरे अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होना, ये इसराइल को एक सिग्नल है जब से इसराइल ने कतर में एयर स्ट्राइक की है। और उसी चीज से वो ये भी क्लेम करते हैं कि जो एक मुस्लिम यूनिटी इससे पहले नहीं देखी जा रही थी मुस्लिम कंट्रीज में, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस स्ट्रेटेजिक पैक्ट के बाद मुस्लिम कंट्रीज अब आपस में इत्तेहाद को लेकर ज्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल भी अब इंडिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ाने की सोच रहा है ताकि पाकिस्तान को एक काउंटर दिया जा सके। कुछ इसराइली एनालिस्ट ने मुख्तलिफ इसराइली मीडिया एजेंसीज में अपने आर्टिकल्स में इस स्ट्रेटेजिक पैक्ट को इसराइल की सोवरेनिटी के लिए खतरा भी करार दिया है और इस चीज को भी हाईलाइट किया है कि अगर यूएस और इवन इसराइल भी लिमिटेड हद तक कतर के खिलाफ ये ऑपरेशन करते तो शायद पाकिस्तान को इतना पुश ना किया जाता सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और फ्यूचर में कतर और दूसरे कंट्रीज भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर में गल्फ नेशंस पैसा लगाएंगी और पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मजीद एफिशिएंसी के साथ हमें उभरता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के सिविल सेक्टर में भी गल्फ नेशंस बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। इसराइल इस चीज को अपने लिए एक थ्रेट मानता है। डायरेक्ट थ्रेट तो वो नहीं कह रहे, बट एक पोटेंशियल कंसर्न अपना शो कर रहे हैं। देन द जेरूशलम पोस्ट, क्या अगर आप ये आर्टिकल देखें तो उसमें इजरायली एक एनालिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक पैक्ट को इसराइल को अपने लिए खतरे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस कॉन्टेक्स्ट में इसराइल को रियाद यानी कि सऊदी अरब के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बात करनी चाहिए ताकि सऊदी अरब बहुत ही ज्यादा डीप सिक्योरिटी कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ ना करे। क्योंकि सऊदी अरब अगर इस वक्त पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन चाहता है, पाकिस्तानी आर्मी को वो अपने मुल्क में डिप्लॉय करना चाहते हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट से वो अपनी एयरफोर्स को ट्रेन करवाना चाहते हैं, तो इसके पीछे सिंपल सी वजह ये है कि यूएस उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया जिसके यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल गल्फ कंट्रीज से लेता है। तो इस वजह से इसराइल अब कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है कि पहले तो अमेरिका हर चीज का इंचार्ज था, बट अगर कल को पाकिस्तान की प्रेजेंस ज्यादा बढ़ेगी तो फिर उन्हें उस तरह की सहूलतकारी नहीं होगी जो अमेरिका के होने से उन्हें होती रही है या अभी तक हो रही है। यही वजह है कि कुछ इजरायली एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इसराइल को बैकडोर चैनल्स के थ्रू सऊदी अरब को अप्रोच करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थोड़े से बैलेंस करे। अब ये चीज सऊदी अरब पर है कि अगर तो सऊदी अरब इसराइल की इन बातों में आया और उसने पाकिस्तान के साथ इस एग्रीमेंट को डाउन प्ले किया तो अल्टीमेटली सऊदी अरब को ही इसका नुकसान होगा सबसे ज्यादा। जेरूशलम पोस्ट में मजीद लिखा गया है कि इसराइल को खामोशी से अपने स्ट्रेटेजिक डायलॉग को शुरू करना चाहिए सऊदी अरब के साथ ताकि पाकिस्तान सऊदी अरब में अपने कदम ना जमा सके। तो इससे जाहिर बात है, पता लग रहा है कि इसराइल भी इस वक्त परेशान है, खासतौर पर पाकिस्तान ने जिस तरह इसराइली ड्रोन्स को और दूसरे इसराइली टेक को काउंटर किया जो कि इंडिया यूज कर रहा था,
तो इसराइल को पता है कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज में अगर कोई मिलिटरली उनको टक्कर देने के काबिल है तो वो पाकिस्तान है इस वक्त। और आने वाले वक्त में अगर गल्फ नेशंस इकोनॉमिकली पाकिस्तान को डिफेंस के डोमेन में सपोर्ट करती हैं और दूसरे डोमेन्स में भी, तो पाकिस्तान मजीद इनविंसिबल होगा और ये इंडिया और उसके इत्तेहादियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। यही वजह है कि इजरायली गवर्नमेंट की जानब से अपने मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के थ्रू इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं और एक सेपरेट नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। और यहाँ सबसे बड़ा खतरा ही उन्हें इस स्ट्रेटेजिक पैक्ट में ऑफिशियली लिखे गए न्यूक्लियर अम्ब्रेला वर्ड को लेकर है, और इस चीज को पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने भी क्लेम किया है। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इंडिया के रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी, उन्होंने अपने एक रीसेंट ट्वीट में कहा है कि कोई अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कह दिया है कि जी पाकिस्तान के 19 एयरक्राफ्ट इंडिया के खिलाफ शॉट डाउन हुए या तबाह हुए, उनमें से 6 फाइटर एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कॉम्बैट में गिरे, एक एवैक्स है, एवैक भी गलत लिखा हुआ है, और पाकिस्तान का एक IL-58 एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने शॉट डाउन किया। पहले मैं बता दूं कि ये टॉम कूपर नाम का एक मिलिट्री एविएशन एंथुजियस्ट है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, और इसको पैसे दे के इंडियन मीडिया पर बैठाया गया और उससे ये बयान दिलवाया गया, और इवन इसके स्टेटमेंट को इंटरनेशनल मीडिया में कहीं भी रिपोर्ट ही नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया ना तो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का मलबा दिखा सका है अभी तक, और ना ही इंडिया उनसे रिलेटेड कोई कोऑर्डिनेट्स या इलेक्ट्रॉनिक आईडीज प्रेजेंट कर सका है। अब यहाँ मिस्टर GD बख्शी साहब ने जो IL-58 टैंकर एयरक्राफ्ट या रिफ्यूलर लिखा हुआ है, IL-58 नाम का जहाज तो अभी तक दुनिया में बना ही नहीं है। पाकिस्तान के पास IL-78 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, 4 की तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ इन्होंने IL-58 एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है, जो कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी किसी मुल्क के पास नहीं है। देन एवैक्स को एवैक लिखा हुआ है। इससे पहले GD बख्शी ये भी क्लेम कर चुके हैं कि पाकिस्तान का एक F-16 ब्लॉक 58 एयरक्राफ्ट उन्होंने शॉट डाउन किया है, और पाकिस्तान के पास F-16 ब्लॉक 58 तो दूर की बात, दुनिया के किसी भी मुल्क के पास ब्लॉक 58 नाम का कोई F-16 सर्विस में नहीं है। तो ये इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है या जहनी सलाहियत है। इंडिया के मेजर जनरल हैं और अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं, और ये चीज अपने ऑफिशियल अकाउंट से ही लिख रहे हैं, उन जहाजों के नाम ले रहे हैं जो अभी तक शायद दुनिया में बने ही नहीं है। अब अगर कोई ये कहे कि ये इनसे गलती से लिखा गया होगा, तो बेसिकली ये एक ऑफिशियल है, इंडिया को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें इनकी टीम संभाल रही होती है, तो हर चीज इनकी नजर से पहले गुजरती है, ये अप्रूव करते हैं, तो देन वो चीज पोस्ट की जाती है। इन्होंने एक नया जहाज IL-58 इजाद कर दिया पाकिस्तान की सर्विस में, फिर उन्होंने F-16 का ब्लॉक 58 भी पाकिस्तान की सर्विस में लॉन्च कर दिया, और जो भी क्लेम किए हैं वो सब के सब झूठ है। पाकिस्तान ने जो क्लेम्स किए हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक आईडीज, उनके रडार इमेजरीज, उनके तमाम विजुअल्स पाकिस्तान ने रिलीज किए हुए हैं, और यही वजह है कि आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा लें तो वो जिस तरह इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह मल्टीपल राफेल शॉट डाउन हुए एंड इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के डोमेन में पाकिस्तान ने किस तरह क्रिपल किया, जबकि इंडिया के जो ये दावे हैं कि टॉम कूपर ने ये बात कह दी, वो एक जस्ट डिफेंस एंथुजियस्ट है, उसको पैसे दे के ये बयान दिलवा दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए। इंटरनेशनली तो किसी ने उसको भाव भी नहीं दिया। सो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको डिस्कस करना भी जरूरी होता है और इनको काउंटर करना भी, और हम इन तमाम चीजों को इस वजह से डिबंक कर रहे होते हैं ताकि ये तमाम एस्पेक्ट ऑन रिकॉर्ड रहें और हमारी ऑडियंस को भी पता हो कि क्या चीज सच है और क्या झूठ। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।